नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूँ कुछ खास। जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी प्रोग्नोसिस खराब होता जाता है। ये जनरल स्टेटमेंट की तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या सभी स्टेज 4 कैंसर लाइलाज होते हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। अब सेलेक्टिव आपको चूज करना है, यहीं पे आपकी एक्सपर्टीज की बात आती है, ठीक है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें कि हम स्टेज 4 कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं। ये सेलेक्टिव कैंसर्स को आप कैसे चूज करेंगे, कौन से पेशेंट्स हैं जिनको आप बेनिफिट दे सकते हैं, वही चीज है जो हम आगे आपको दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। अब जैसे कोलॉन कैंसर की बात है, अगर कोलॉन कैंसर कोलॉन से निकल के, कोलॉन मतलब बड़ी आंत का कैंसर अगर बड़ी आंत से निकल के लिवर में चला गया तो वो स्टेज 4 कैंसर माना जाता है। लेकिन आज की डेट में ऐसे मरीजों को हम ठीक कर सकते हैं, उनका कीमोथेरेपी देके और उसके बाद ऑपरेशन करके हम ना सिर्फ उसकी आंत निकाल सकते हैं, लिवर के हिस्सों को भी निकाल के उनको कैंसर मुक्त किया जा सकता है। देखिए, हमारा मेन औचित्य ये है कि जैसे दिल्ली में हम लोग की ऑन्कोलॉजी की टीम में 100 स्पेशलिस्ट है, 100 स्पेशलिस्ट है। साकेत टीम में ही हमारे 17 सर्जन्स हैं, 10 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और 8 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। सो 18 और 17 कितने 35 लोग हो गए। तो 35 ऑन्कोलॉजिस्ट हैं साकेत की टीम में। अगर हम रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी जो कि इंटीग्रल है, एनेस्थीसिया, ये सब चीजें मिला लें तो मेरे को लगता है कि हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में करीब 100+ डॉक्टर्स हैं। तो एक लार्ज टीम है जो कि सब काम करती है और कॉम्प्लेक्स चीजों को हैंडल करती है। मेन मकसद ये है कि हम जैसे यहाँ पे हमारी क्लिनिक है महानगर में, हमने ओपीडी चालू किया हुआ है और वो ओपीडी में हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ओपीडी करेंगे और कर रहे थे। कोविड टाइम में सब बंद हो गया था, इसलिए हम लोग सब चीजें इंटरप्ट हो गई थी। अब हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर अदिति यहाँ आएंगी, ओपीडी करेंगी, ऐसे डॉक्टर देवव्रत आएंगे, वो शाम को आएंगे, यहाँ सीएमई में भी हैं। तो ऐसे हमारे कई 5-6 डॉक्टर्स लोग यहाँ पे ओपीडी करेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो हम बेसिकली वी वांट टू इम्प्रूव द बार ऑफ केयर। जैसे हम लोग भी हमेशा एक कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं विद इन द ऑन्कोलॉजी कम्युनिटी। तो जो ऑन्कोलॉजिस्ट लखनऊ के हैं वो सब हमारे मित्र हैं, हम सब एक ही कॉलेजेस और बैकग्राउंड से आए हुए हैं। मैं खुद लखनऊ का हूँ, डॉक्टर अदिति भी लखनऊ की हैं, डॉक्टर असित जयपुर के हैं। हम लोग सब एक इसी माहौल से, पर्पस ये होता है इंटरेक्शन का, टू लिव द बार ऑफ कैंसर केयर, टू लिव, प्रोवाइड better technology, better infrastructure, better process, better knowledge, better engagement to get the best outcomes for our patients. तो वो through OPD, through interaction जैसे भी हम वो कर सकते हैं वो हम करना चाहते हैं। ये CME की शाम को है? शाम को। CME का टॉपिक क्या है? सो आज उसमें 3 एरियाज हैं जो कि डॉक्टर असित बात करेंगे कोलन कैंसर के बारे में। डॉक्टर साहब, पेट के कैंसर को लेकर जैसे कि पेशेंट तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके बारे में ज़रा कुछ जानकारी दीजिए, जागरूक करने वाली बात जो उनको हो, मरीज को, उसके बारे में बताइए। किस तरह की दिक्कतों का सामना आता है, इनसे कैसे बचाव कराया जा सकता है? देखिए, कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें से कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर से। तो अगर आप डेटा देखेंगे तो करीब 1/3 कैंसर ऐसे हैं जो कि आपकी लाइफस्टाइल से और आपकी आदतों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्मोकिंग और अल्कोहल, ये 2 ऐसे एडिक्शंस हैं जो कि बहुत सारे कैंसर की जड़ हैं। इसके अलावा मोटापा, ये चीज़ है जो हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। बहुत से ऐसे कैंसर्स हैं, स्पेशली अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एंडोमेट्रियल कैंसर, जो कि यूट्राइन कैंसर जिसको हम बोलते हैं, बच्चेदानी का कैंसर, 30% ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर का जो एक रिस्क फैक्टर है वो है मोटापा। सिमिलरली कोलोरेक्टल कैंसर, 6 से 8% कोलॉन के कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर का रिस्क और उसका कॉज है मोटापा। सो ये चीज़ आमतौर पे आदमी टोटली इग्नोरेंट है, आपको ये समझ ही नहीं है कि क्या मोटापे से भी कैंसर बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है। एक सवाल हमारा ये है कि जिस तरह से भी न्यू जनरेशन है और मॉडलाइज तरीके से लोग आज चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं खान पान पे, तो अभी ये जो न्यू जनरेशन है किस तरह से इन चीज़ों को रोके और क्या चीज़ खान पान में अपना ध्यान दे, जो रूटीन में लाए? तो देखिए, खान पान की जहाँ तक बात है तो ये साइंस प्रूव कर चुकी है कि आप जितना नेचुरल खाएंगे, अगर आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं तो कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। अगर आप
हाई कैलोरी फूड खाते हैं जिससे आपकी ओबेसिटी बढ़ रही है तो कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है तो आपका कैंसर का रिस्क बढ़ता है, जो कि इंडिपेंडेंट है ओबेसिटी से। मोटापा बढ़ रहा है तो कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, आप चलते ही नहीं हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक पार्ट हैं। इसके अलावा आपका एडिक्शन, अगर आप डेटा देखेंगे तो एडिक्शन का रेट भारत में बढ़ता जा रहा है, स्मोकिंग की रेट्स बढ़ रहे हैं। स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है, जो हमारा बेल्ट है, तंबाकू खैनी जो हम खाते हैं, मुंह के कैंसर के 90% जो केसेस हैं वो सिर्फ तंबाकू चबाने से होते हैं। ये तो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है इससे बचाव। तो ये चीज़ें बहुत कुछ, 1/3 कैंसर का बचाव एक इंसान के खुद के हाथ में है। डॉक्टर साहब, आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, ये किस चीज़ को लेकर किया गया था? बेसिकली हम लोग यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर, हम लोग यहाँ पे लखनऊ में अपनी ओपीडी को रीलॉन्च कर रहे हैं। कोविड के पहले हमने शुरू किया था, हमारे डॉक्टर लोग आते थे, लेकिन अब जो है बिकॉज ऑफ कोविड सब बंद हो गया था। अब हम दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर आदित्य आएंगे वहाँ पे रेगुलरली, डॉक्टर देवदत्त आएंगे, ऐसे हमारे और भी कोलीग्स आएंगे, हर हफ्ते आएंगे। तो हम इस मौके पर बताना चाहते हैं कि कैसे मैक्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में लेटेस्ट ट्रीटमेंट। तेज बोले मेरा गला खराब एक्चुअली। सो कैसे मैक्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हर क्षेत्र में, चाहे हेड नेक कैंसर, चाहे जीआई कैंसर, चाहे ब्रेस्ट कैंसर, हर एक क्षेत्र में हम लोग मोस्ट मॉडर्न बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए कोशिश करते रहते हैं और हम अच्छे रिजल्ट देने के लिए टीम की तरह काम करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो अंजू जी का जब आपने ट्रीटमेंट किया था तो 3rd स्टेज में आपके पास आई थी, तो इनमें ऑपरेशन में इलाज के दौरान आपको जो है किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो जैसे कि अंजू जी ने अपने शब्दों में बताया अभी कि लगभग ये 2 महीने रही थी अस्पताल में, और ऑपरेशन के पहले 1 हफ्ता लगा था इनकी सांस की समस्या को कंट्रोल करने में, और 3-1 हफ्ते कई बार आईसीयू में रही थी, और कई बार आईसीयू से वार्ड में गई और फिर वापस भी आई। वो इस समय भूल गया था, बट अभी इन्होंने बताया। सो ये इसलिए था क्योंकि एक तो एडवांस कैंसर था, दूसरा कोमॉर्बिडिटीज़ थी, इनकी सांस की प्रॉब्लम थी, एस्थमा की पहले से दिक्कत थी। बट मैक्स के मल्टी स्पेशलिटी सर्विस में, बैकअप में, जहाँ पे कि आपके पास रेस्पिरेटरी टीम है, कार्डियक टीम है, नेफ्रोलॉजी टीम है, इंटेंसिव केयर टीम है, एनेस्थीसिया टीम है, वहाँ पे जहाँ भी हमें उम्मीद दिखती है कि ये कैंसर में क्योर की पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे हमें ये दिखता है कि पेशेंट की एज, जनरल कंडीशन और इसको देखते हुए वी कैन गिव अ डिसेंट फाइट एंड वी कैन गिव अ गुड रिजल्ट, वहाँ पे हम एक टीम की तरह कलेक्टिवली बैठ कर डिस्कस करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक रोड मैप बनाते हैं, जिसमें इनफैक्ट हम लोग जब फैमिली काउंसलिंग के कई बार सेशंस करते हैं, मुझे याद नहीं है कि अंजू सर ऐसा किया था कि नहीं किया था, उसमें कई बार हम पेशेंट के भी 2 रिलेटिव्स को बुला लेते हैं कि भाई ये सिचुएशन है, ये प्लान है और ये करने जा रहे हैं, आपकी सहमति हो तो इसमें और एग्रेसिवली बढ़ा जाए। और ऐसे टीम वर्क से हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं जहाँ पे कोई होप ना हो वहाँ पे भी। जैसे नॉर्मली हमें एक एस्थमा के पेशेंट में इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी को हाथ ही रखते, कोई भी जगह ये तो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, वी कैन लूज द पेशेंट। बट अगर आपको पेशेंट सपोर्ट है, अंडरस्टैंडिंग और आप अपने कॉन्फिडेंस से बैकअप है तो आप कर सकते हैं। ठीक। अंजू जी, ये बताइए, आपको कैंसर जैसी एक गंभीर बीमारी है, इस दौरान आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? उसके बाद आपने जब मैक्स में इलाज कराया है तो किस तरह क्या हुआ, पूरी प्रक्रिया बताइए। जैसे 21 सितंबर मैं यहाँ मैक्स हॉस्पिटल लाई थी और मेरा ऑपरेशन 30 सितंबर को हुआ। उस बीच मुझे अस्थमा था, अस्थमा को ही रोकने के लिए इन लोगों ने इतना टाइम लगाया क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन भी काफ़ी लंबा था, काफ़ी लंबे टाइम तक चला, हाई पैक भी मुझे दिया गया था। उसके बाद मैं आईसीयू में थी 20 डेज़ तक और वेंटिलेटर पे भी रही 3-4 दिन। और फिर इसी तरह मेरे ट्रीटमेंट चलते रहे, कभी मैं थोड़ी ठीक होती थी, कभी आईसीयू में आई, फिर वापस रूम में शिफ्ट करते थे। ऐसे करके मेरी जर्नी थोड़ी टफ तो रही, मगर ये नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। अगर सोच लो जीना है तो फिर जीना है। तो बस डॉक्टरों का, इनकी टीम का इतना अच्छा सपोर्ट था मेरे पास, और पूरी फैमिली, हर लोग मेरे साथ थे। अब मुझे खुद भी नहीं पता था लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, दरभंगा से, और वहाँ जब मैं ठीक होके गई तो हर एक इंसान जो मुझसे मिलता था सब मुझसे यही बोलते थे, मैं आपके लिए प्रेयर करता था, भाभी आप आए हो, मतलब हम लोग को इतनी खुशी हो रही है। तो मुझे इतनी खुशी होती थी, मुझे लगता था कि मैं थोड़ी ठीक नहीं, मैं पूरी ठीक हो गई हूँ, पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। तो मेरी जर्नी मतलब
जो हॉस्पिटल में रही वो तो सभी पेशेंट के साथ होता ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है, और फिर डॉक्टर से मिलो तो बहुत अच्छा लगता था। जब भी डॉक्टर आते थे तो मुझे लगता था, हमेशा बोल के जाते थे नहीं आप मतलब ठीक हो, आप ठीक हो जाओगे, तो मुझे भी अंदर से लगता था नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी। और यही चीज़ें थी जो मुझे मतलब ठीक करती ही चली गई। लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, फैमिली का हर एक, मुझे खुद इतना अच्छा लगता था जब मुझे सारे लोग बोलते थे कि अरे आप ठीक हो गए, मैं आपके लिए प्रेयर कर रही थी या कर रहा था, तो हर चीज़ मुझे बहुत अभी इलाज आपका जो हुआ, ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद से आप कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। अब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम अच्छी तरह से हूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि इसका नाम जो है वो बहुत बड़ा है। हाँ। ये कैंसर सुनने से आदमी जो है खौफ में आ जाता है, उसमें दहशत पैदा हो जाती है। आपको ये सुनने के बाद कैसा लगा था, और उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं जो भगवान न करे कि इसका कोई शिकार हो? नहीं, जब मैं भी सुनी थी तो एक बार मुझे भी बहुत धक्का लगा, और मैं बार बार पूरी फैमिली से अपने कहती रही कि मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे ये हो ही नहीं सकता है। मैं बार बार मतलब चिल्ला चिल्ला के उस दिन तो मैं एकदम मतलब मुझे लगा कि मुझे क्या हो गया है ये। मगर फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर बच्चे मेरे बहुत परेशान हो गए, बोले नहीं मम्मी अगर आप ऐसे करोगे तो फिर हम लोग भी नहीं रहेंगे, अगर आप नहीं ठीक हुए तो हम लोग भी नहीं हैं, अगर आप हो तो सब कुछ है। तब मुझे अंदर से लगा नहीं, मुझे ठीक होना है, अब जो होना है वो तो हो चुका, मगर अब मुझे ठीक होना है। तो अगर आप खुद ठान लीजिए कि मुझे ठीक होना है तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आप नहीं लड़ सकते। अभी किन चीज़ों का परहेज कर रही हैं? अभी ठीक तो होने के फिलहाल बाद? मैं कुछ भी परहेज नहीं कर रही हूँ। मैडम ये बताइए, महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी होती है तो उससे महिलाएं कैसे अपना बचाव कर सकती हैं और क्या इलाज है उसका, कैसे? महिलाओं में जो स्तन कैंसर होता है उसके कारण कई होते हैं। एक तो फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर किसी के परिवार में बाकी लोगों को स्तन या ओवरी का कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर या कोई कैंसर की फैमिली हिस्ट्री रही है तो उनका रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर शराब पीना या स्मोकिंग का रिस्क ब्रेस्ट कैंसर से कम है, बाकी कैंसर से ज़्यादा है। बट अल्कोहल इंटेक, जो कि आजकल वेस्टर्न लाइफस्टाइल के साथ और कॉमन होता जा रहा है महिलाओं में भी, उससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तीसरी चीज़ है मोटापा, ओबेसिटी, जैसे डॉक्टर असित ने बताया कोलन और यूट्राइन कैंसर के लिए, वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर के लिए, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल, यानी कि जिन लेडीज़ की पीरियड्स बंद हो गए अगर उसके बाद भी उनका वज़न बढ़ने की टेंडेंसी रहती है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा देखा गया है। फिर हार्मोनल एक्सपोजर, पहले के ज़माने में जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट कुछ लेडीज टैबलेट्स या इंजेक्शंस लेती थी उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा गया है। तो बेसिकली कैंसर से बचने के तरीके बहुत ही सिंपल बोलूँ, मतलब जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल के टिप्स होते हैं कि वज़न आप अपना कंट्रोल में रखें, शराब और तंबाकू या कोई भी नशीले पदार्थों से दूर रहें, वज़न कंट्रोल में रखें, एडिशनल हार्मोनल टैबलेट्स एंड ऑल से दूर रहें। ये सब करके आप ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, महीने में एक बार हर औरत को अपना स्तन खुद चेक करना चाहिए, स्पेशली अगर पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स आने के 1 हफ्ते बाद। दूसरी चीज़, 40 साल के ऊपर की औरतों को साल में एक बार मैमोग्राम, यानी कि जो स्तन का एक्सरे होता है वो करवाना चाहिए। और आजकल जो एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से रिसेंट स्टडी आई है कि अगेन 50 साल की उम्र के बाद साल में एक बार ब्रेस्ट चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। तो ये थी हमारी आज कुछ खास बात। फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।